नमस्कार दोस्तों। ईडी जिसके बारे में आज पूरे भारतवर्ष में चर्चा हो रही है, जिसकी शक्ति के बारे में हर कोई जानना चाहता है। ये संक्षेप में जो नाम है ईडी, इसके नामकरण पर आते हैं। इसका पूरा नाम है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, जिसे हिंदी में प्रवर्तन निदेशालय भी कहते हैं। इतना ताकतवर कैसे बना प्रवर्तन निदेशालय? हम शुरुआत करते हैं इसके गठन से। ये बात है वर्ष 1947 की, जब फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट लागू हुआ। इसी के तहत 1 मई 1956 को ईडी का गठन किया गया। पहले इसका नाम इन्फोर्समेंट यूनिट ईयू था, जिसे बाद में बदलकर इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट कर दिया गया। शुरुआत में ईडी का काम विदेशों में चल रहे एक्सचेंज मार्केट में लेन देन कर रहे लोगों की जांच करने तक सीमित था, लेकिन बाद में पीएमएलए, फेमा, एफईओए जैसे कानून आए और ईडी की ताकत बढ़ती गई। आप देखेंगे दोस्तों, वर्ष 2012 तक जो प्रवर्तन निदेशालय था, ये केवल मनी लॉन्ड्रिंग की जांच करने के मामलों तक सीमित था, जिनमें 30 लाख या इससे ज़्यादा रकम की हेराफेरी हुई हो। साल 2013 में संशोधन कर 30 लाख की सीमा को खत्म कर दिया गया। फिर हुआ सबसे बड़ा बदलाव। आइए हम आपको बताते हैं कौन कौन से बदलाव हुए। यूपीए की जब सरकार थी तो उसने ईडी की जांच का दायरा तो बढ़ा दिया, लेकिन मोदी सरकार ने इसे और ताकतवर बना दिया। वर्ष 2019 में केंद्र सरकार ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएमएलए में संशोधन कर दिया। सरकार ने पीएमएलए की धारा 17, 1 और 18 में संशोधन किया। इसने ईडी को कानून के दायरे में रहकर किसी के घर भी छापामारी, सर्च ऑपरेशन और गिरफ्तारी का अधिकार भी दे दिया। इस एक्ट में एक नई धारा 45 जोड़ दी गई। इसने ईडी का अधिकार और विस्तृत कर दिया और इसने बगैर वारंट के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार दे दिया। इतना ही नहीं, ईडी अगर किसी को समन भी करती है तो ये बताने की जरूरत नहीं है कि उसे क्यों बुलाया जा रहा है। ईडी को ये अधिकार भी दिया गया कि अगर उसे लगता है कि कोई संपत्ति गैर कानूनी तरीके से कमाए गए पैसों से बनाई गई है तो उस पर भी कार्रवाई की जा सकती है। इसके अलावा ईडी के पास ये भी ताकत है कि वो किसी व्यक्ति को अगर समन जारी करता है तो उसका कारण बताने की जरूरत नहीं है। साथ ही ईडी के सामने दिया गया बयान कोर्ट में सबूत के तौर पर मान्य होता है। बाकी मामलों में बयान कानूनी रूप से तभी वैध होता है जब उसे मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड करवाया जाता है। पुलिस या दूसरी जांच एजेंसी अगर एफआईआर दर्ज करती है तो आरोपी के पास उसकी कॉपी मांगने का अधिकार होता है, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में कॉपी देने का प्रावधान नहीं है। पीएमएलए कानून में सबसे बड़ी शक्ति यह है कि इसमें खुद को निर्दोष साबित करने का बोझ आरोपी पर होता है। ऐसे मामलों में जमानत मिलने में भी मुश्किल होती है। तो आइए दोस्तों, हम आपको बताते हैं अगर मनी लॉन्ड्रिंग में फंसे तो सीधे जेल कैसे हो सकती है। प्रवर्तन निदेशालय को दी गई जितनी भी शक्तियां हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी मोहर लगाई है। आइए बताते हैं आपको। अगस्त 2022 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने साफ कर दिया था कि ईडी देश की सबसे ताकतवर एजेंसी है। जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस दिनेश महेश्वरी और जस्टिस सिटी रवि कुमार की बेंच ने 545 पन्नों का फैसला सुनाया था। 3 जजों की बेंच ने ईडी की मनी लॉन्ड्रिंग की जांच, छापेमारी, बयान दर्ज करने, गिरफ्तार करने और समन जारी करने के अधिकारों को सही ठहराया था। सुप्रीम कोर्ट ने तब भी यही कहा था कि अगर ईडी किसी को गिरफ्तार करती है तो उसे आरोपी को ईसीआईआर यानी रिपोर्ट की कॉपी देना भी जरूरी नहीं है, सिर्फ कारण बता देना ही काफी है। आइए दोस्तों, हम आपको बताते हैं ईडी के कितने काम हैं। ईडी के मुख्य रूप से 3 काम हैं। पहला, मनी लॉन्ड्रिंग, जिसमें पैसों की हेराफेरी कर कमाई गई संपत्ति की जांच करना और उसे जब्त करना। दूसरा, विदेशी मुद्रा कानून का उल्लंघन रोकना। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण काम है भगोड़े अपराधियों पर शिकंजा कसना, जिसमें विदेश भाग चुके अपराधियों की संपत्ति को कुर्क करना। मनी लॉन्ड्रिंग में कन्विक्शन रेट क्या है? ईडी की वेबसाइट के मुताबिक मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ कानून आने के बाद से 31 जनवरी 2023 तक 5,906 केस दर्ज किए गए।
इनमें से 176 यानी 2.98% मामले मौजूदा या पूर्व सांसद, विधायक और एमएलसी के खिलाफ हैं। ईडी ने बताया कि इनमें से 1142 मामलों में चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है, जबकि 513 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें से 25 मामलों में ट्रायल पूरा हो चुका है, 24 मामलों में आरोपी दोषी ठहराए गए हैं। दोस्तों, आप मान सकते हैं 25 मामलों में से 24 मामलों में आरोपी दोषी पाए गए, जबकि एक बरी कर दिया गया। इस हिसाब से मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में कन्विक्शन रेट 96% पहुंच जाती है। ईडी की वेबसाइट पर जो आंकड़े दिए गए हैं उसके मुताबिक एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत 1919 कुर्की आदेश दिए गए थे, जिसके तहत कुल 1,15,350 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है। तो दोस्तों, ये था प्रवर्तन निदेशालय के गठन से लेकर उसके शक्तिशाली होने तक का सफर। आइए दोस्तों, सबसे पहले हम प्रवर्तन निदेशालय के गठन से लेकर वह कौन से मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है, सारा विवरण देख लेते हैं। सबसे पहले आइए देखते हैं इसकी स्थापना 1 मई 1956 ईस्वी को हुई थी। इसके डायरेक्टर राहुल नवीन हैं। जो वित्त मंत्रालय का राजस्व विभाग है, इसके अधीन यह काम करता है। आप देखते हैं दोस्तों कि इसके कौन कौन से काम हैं। ये दोस्तों मनी लॉन्ड्रिंग, विदेशी मुद्रा कानून का उल्लंघन रोकना, भगोड़े अपराधियों की संपत्ति को जब्त करना। आइए इसके जांच के अधिकार और देखते हैं। 1 करोड़ से ज़्यादा की गलत कमाई का केस दर्ज हो तो पुलिस ईडी को बताती है, स्वतः संज्ञान लेकर भी जांच कर सकती है। और देखते हैं आइए इसके पास गिरफ्तारी के कौन कौन से अधिकार हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में बिना वारंट गिरफ्तार कर सकती है, संपत्ति जब्त करने का भी इसको अधिकार है। अब आइए दोस्तों देखते हैं इसे गवाही का क्या प्रोसीजर है। गवाही का प्रोसीजर है, जांच अधिकारी को दिया गया बयान कोर्ट में सबूत के तौर पर मान्य होता है। अब आइए देखते हैं जमानत का क्या प्रावधान है। अगर स्पेशल कोर्ट से जमानत मिलती है, नहीं मिली तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं।